नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, खुश, हेल्दी। यहाँ जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है, कौन कौन से इसके टॉपिक इसके अंतर्गत इसके अंदर आते हैं, कैसे उनके एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो बारीकी से इसको समझेंगे, डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि ग्रामर अगर आपके एग्ज़ाम में है तो ग्रामर के 70 to 80% क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 80% क्वेश्चन यहीं से आपके उसमें एग्ज़ाम में आते हैं। पढ़ने का तरीका क्या होता है, इनको सारी चीज़ें समझेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है कि जहाँ अर्थ नहीं बदलता, अर्थ जो है वो चेंज नहीं होगा। सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ फिर भी नहीं बदलता है, चेंज नहीं बदलतेगा। अगर मैं जैसे एग्जांपल दे दूँ आपके सामने, ही इज़ इंटेलिजेंट। अब मैं इसको चेंज करने के लिए आपसे बोलूँ तो चेंज क्या होगा? इसका चेंज इसका निगेटिव में ही डालते तो ही इज़ नॉट ए फूल, मतलब है मूर्ख नहीं है। इसी तरह से बात वही है कि ही इज़ नॉट ए फूल, मूर्ख नहीं है, बुद्धू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट है। ही इज़ इंटेलिजेंट आप में अपने आप में पूरा सेंटेंस दे रखा है। चेंज हो गई फॉर्म, निगेटिव फॉर्म में सेंटेंस में ही चला गया, लेकिन इसका अर्थ अपने आप में कहीं ना कहीं नहीं बदला है। आप सेंस निकाल सकते हैं। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि जो बोलने वाले थे, स्पीक करने वाले थे इंग्लिश में, क्योंकि बहुत से लोगों क्या क्या होता है कि बात घुमा फिरा कर कहते हैं, स्पेशली उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आया। कुछ लोग तो सीधे सीधे कह देंगे कि भाई वो बुद्धिमान है, ही इज़ इंटेलिजेंट, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, बात घुमा कर कहेंगे वही बात। ऐसे लोगों के लिए स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है बनाए गए थे, इसके रूल्स जो हैं बने हुए हैं। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी का जो हमारा पहला टॉपिक आता है, बहुत इम्पोर्टेंट, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग इसमें होता ज़रूर है। चेंज कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, आता ज़रूर, 100% आने वाला टॉपिक है। क्या है? इंटरचेंज बिटवीन टू एंड सो। इंटरचेंज बिटवीन टू एंड सो, ये टू जो होता है इससे रिलेटेड सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। मतलब टू की जगह सो लग जाता है, कहना ये चाह रहा है। कई बार सिंपल सा सिर्फ टू भी होता है, सो वाले सेंटेंस नहीं होते। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं इसका कहूँ, शी इज़ टू वीक, ये वाला एग्जाम्पल जो होते हैं सिर्फ टू वाले, ये बेसिक से एग्ज़ाम जो होते हैं, जो एक तरह से छोटे, कम कंपटीशन वाले, या कम कहते हैं कम डिमांड, कम जिसमें इंग्लिश इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती, वहाँ पर ज़्यादा आते हैं सिंपल से सेंटेंस। लेकिन हाई लेवल पर जाकर कौन से आते हैं? शी इज़ टू वीक टू वॉक। जो हाई लेवल का थोड़ा सा भी कंपटीशन हार्ड हो जाता है तो ये वाले आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फिर पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक सा हो जाता है। इंटर लेवल का एग्ज़ाम, छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम हो सकता है जहाँ ग्रामर इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अदरवाइज जो सबसे ज़्यादा बनते हैं यहाँ से आपके बनते हैं। तो इंटरचेंज बिटवीन टू एंड सो वाला ऐसा टॉपिक है, कम से कम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 3-4 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। अब एग्ज़ाम का मार्क डिपेंड करते हैं कितने क्वेश्चन का जो है पेपर आपका है। 10 नंबर का अगर पेपर है तो 1 क्वेश्चन आएगा ज़रूर, आता ज़रूर है। वहीं जैसे टीजीटी पीजीटी में है 125 क्वेश्चन आते हैं, तो 125 क्वेश्चन में से कोई गारंटी नहीं यहाँ से कितने बन जाए। 2 जो है मिनिमम बनते हैं, 2 सेंटेंसेस, 2 एग्जाम्पल, 2 क्वेश्चन यहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एक नंबर एग्ज़ाम में बहुत एक क्या आधा नंबर भी बहुत मायने रखता है। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक हार्ड है आप इसे ना समझ पाए, बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, फॉर्मूला अगर आपके पास है तो इजीली इसको बनाना सीख सकते हैं, बना सकते हैं। और वहाँ एग्ज़ाम में सिर्फ आपको पहचानना है, रूल्स तो लिखने नहीं है।
तो फॉर्मूले के तरीके से आप जो है पहचान सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से सही कौन सा होगा। सारी ग्रामर, सारी लिटरेचर इसी पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा जो एवरेज निकाले तो 100 में से 100% जिसके क्वेश्चन आते ही हैं, क्या होता है? इंटरचेंज बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। अब टॉपिक क्या है हमारा मेन? कंडीशनल सेंटेंसेस। और आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ मैं गलत कह रही हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके मिलेंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आपको जो है स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। कम से कम मैं तो कोई एवरेज इसका निकाल ही नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं। सबसे ज़्यादा होते कौन से हैं? आपके एग्ज़ाम में इफ़ वाले आते हैं। ये इफ़ वर्ड याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंस इफ़ वाले हो जाते हैं। स्पेशली इफ़ वाले होते हैं कि यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं ये करूँगा, यदि बारिश होगी तो मैं जाऊँगा, यदि इफ़। तो इफ़ वाले जो होते हैं सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ही मैं लिखूँ, इफ़ यू, एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड, कोमा लगता है। पंक्चुएशन में भी आप देखेंगे तो इसमें कोमा लगता है, देन दैट कुछ नहीं लगता, कोमा लगता है। यू विल सक्सीड, सक्सीड की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर में सक्सेस की स्पेलिंग या सक्सीड की स्पेलिंग जो है पूछी जाती है। तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग सक्सेस की स्पेलिंग या सक्सीड की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इफ़ वाले जो, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम जो है सक्सेस होगे, सफल होगे। ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ज़्यादातर इनमें क्या होता है कि इनमें फॉर्म्स दी जाती हैं आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी, ये पास्ट में है तो यहाँ वुड लगेगा। इस तरह से आपको चेंज करना आना चाहिए। वो भी फॉर्मूला बेस होता है, उसका भी तरीका होता है जो आप आसानी से इन सेंटेंसेस को कर लेंगे। मैं इसके ऊपर जब वीडियो लेकर आऊँगी तो आप उसको अगर देखेंगे, उसको समझेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी। इफ़ जो बनता है, इफ़ को कैसे, और यहाँ से ये टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे। नाउ थर्ड जो टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर ग्रामर। देखिए ग्रामर अपनी पक्की रखिएगा, ग्रामर में आप आसानी से नंबर ले सकते हैं, नो डाउट। लगता ही सबको ग्रामर हार्ड है, लेकिन ग्रामर अगर एक बार समझ में आ गई तो सबसे ज़्यादा नंबर आप यहाँ ग्रामर से ले सकते हैं। तो ग्रामर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड टॉपिक जो होता है इंटरचेंज बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ sentences expressing now कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। ये हो गया टॉपिक। कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, यहाँ आपके लिए थोड़ा सा ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट होता है जहाँ विपरीत हो। सेंटेंस के 2 पार्ट आपके लिए दिए जाएंगे, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। एक ही सेंटेंस के 2 पार्ट दिए जाएंगे, लेकिन दोनों सेंटेंस जो है अपने आप से रिलेटेड नहीं करेंगे, दोनों में अलग अलग बात कही गई होगी। कॉन्ट्रास्ट आता ही विपरीत चीज़ के लिए, विपरीत भाव के लिए आता है। कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट विपरीत भाव के लिए आता है। यहाँ कुछ कह रहे हैं, फिर सडनली दूसरी बात, उस बात करने वाला एक ही है, लेकिन बात यहाँ कुछ कह दिया, फिर दूसरे सेंटेंस में दूसरी लाइन में कुछ कह दिया। जैसे मैं कहने लगूँ मैं खाना खा रही हूँ, अब खाना खाने के बाद मैं कह दूँ मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो मतलब दोनों में, खाना खाने में या पढ़ने में, दोनों में एक भी कुछ भी नहीं है, दोनों में विपरीत भाव है। या तो मैं खाने के ही बारे में कोई बात करूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाकर सोऊंगी,
इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होता है। पर मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, दोनों में अंतर नहीं। भले ही खाना खाते खाते भी पढ़ते हैं बहुत से, पर मतलब खाने से कोई रिलेशन नहीं है पढ़ने का। ये जो इस तरह के सेंटेंसेस आपको जो मिलेगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसके कुछ टॉपिक्स आपको दूँ, तो दो वाले जो एग्जाम्पल होते हैं, दो जिनमें सेंटेंस में आता है, या इंस्पाइट ऑफ आता है। इंस्पाइट ऑफ वर्ड भी आपने सुना होगा के बावजूद, या जैसे इवन इफ, इवन, इस तरह के वर्ड इसके अंदर जो है इसमें आते हैं। इवन इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कई सारे सेंटेंस होते हैं, तो इसमें क्या है, इनमें एक विपरीत भाव होता है। अब इसका एक एग्जांपल हम देख ले। दो यद्यपि ही इज़ पुअर, अब वो पुअर है, ठीक है, वो पुअर है, लेकिन सेंटर ही इज़ ऑनेस्ट। अब गरीब होना अलग बात है, ऑनेस्ट होना एक अलग बात है। सेंटेंस में विपरीत मीनिंग है। या तो पुअर, जैसे दो ही इज़ पुअर, इसी के बारे में कोई बात की जाती है कि वो गरीब है तो वो कपड़े नहीं खरीद सकता है, या खाना नहीं है उसके पास, कुछ भी उससे रिलेटेड, उसकी गरीबी से ही रिलेटेड कोई लाइन की जाती तो वो सेम था। लेकिन वो गरीब है, फिर वो ऑनेस्ट है, तो गरीबी में और ऑनेस्टी में कोई भी जो तालमेल नहीं बैठता है। दोनों सेंटेंसेस अपने आप में अलग अलग हैं। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर जो होता है टॉपिक, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मतलब आपने डिग्री जो पढ़ी हुई है, एडजेक्टिव में ही आती है डिग्रियाँ। जो डिग्री का पोर्शन होता है वो एडजेक्टिव में रखा होता है। आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, आपके पास कंपैरेटिव डिग्री है, आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है। ये होती हैं तीनों डिग्रियाँ। बहुत आसान होता है इनको पहचानना, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपसे वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए तो दिया नहीं जाता। आपसे कहा जाएगा तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज कर दिए, सुपरलेटिव में, इनका आपस में चेंज करना होता है। ये भी फार्मूला बेस होती है, फार्मूला इनका लगता है, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपको पहचानना वहाँ पर एग्ज़ाम में होगा। अदरवाइज़ बहुत ईजी हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपका जो है बन जाता है ईजीली। फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक होता है, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पेसिव या पेसिव टू एक्टिव। एग्जामिनर की चॉइस होगी कि चाहे वो पेसिव से एक्टिव बनाने के लिए आपके पूछ ले, या एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए आपको दे दे कि एक्टिव का पेसिव क्या है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, या पेसिव सेंटेंस दे देंगे, इसका एक्टिव सेंटेंस सेलेक्ट कीजिएगा, तो 4 ऑप्शन दे देंगे। एक्टिव वॉइसेस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ रहेगा। 2 क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ से बन जाते हैं। और वही है कि फॉर्मूला, तरीका, ट्रिक पहचानने की आनी चाहिए। बाकी इसके रूल्स अगर समझने लगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। एक्टिव पेसिव कहीं भी पूरी लाइफ टाइम नहीं समझ में आती, बस तरीका सीखना होता है कंपटीशन लेवल के लिए। नेक्स्ट जो होता है वो है अफर्मेटिव टू निगेटिव। मीन्स आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिया जाते हैं जो सकारात्मक होते हैं, उन्हें आपको निगेटिव में चेंज करना होता है। मतलब जहाँ पर नॉट सेंटेंसेस में लगा होता है, जैसे मैंने पीछे बताया, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट ए फूल, इस तरह के सेंटेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 7th नंबर का टॉपिक जो होगा आपका वो होगा डिफरेंट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का। मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच आपकी कितनी है, 8 होती हैं। अब 8 में से कोई किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में 1-2 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब पूछने के लिए वो चाहे तो सिंपल सा पूछ लें, चाहे हार्ड पूछ लें, वो पूछ लें नाउन के प्रकार कितने हैं, सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हो। तो पार्ट ऑफ स्पीच में से किसी पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी ग्रामर का कह देते हैं नींव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है तो आगे ग्रामर जो है पढ़ना समझना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा आपका, एक्सक्लेमेटरी ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब एक्सक्लेमेटरी जिनमें ये वाला साइन होता है, और कथन वाले जो वाक्य होते हैं इनका आपस में इंटरचेंज करने के लिए आपको दे दिया जाता है। जैसे मैं अगर इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं तो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस लिखती हूँ मैं, एक्सक्लेमेटरी का लिखती हूँ एग्जाम्पल एक पहले। तो एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज़। यहाँ पर ये मार्क जो है ज़रूर होगा, पंक्चुएशन मार्क
एक्सक्लेमेशन वाला जरूर होगा। ये होता है एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पर बात की जा रही व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, तो एक एक्सक्लेमेटरी जो होती है फीलिंग्स आती हैं यहाँ पर, या तो दुख वाली होंगी या खुशी वाली होगी या चौंकने वाली होगी, आश्चर्य वाली होगी। तो जब आप ताज को देखेंगे, कभी आपने देखा हो या कभी देखने जाएंगे फ्यूचर में, देखने लायक है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, वाकई में देख के लगता है कि हाँ खूबसूरती है। पर खूबसूरती इंडिया की सिर्फ ताज तक ही सीमित नहीं होती है। इंडिया की जो प्राचीन ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, बनी हुई इमारतें हैं, हर एक इमारत बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से बनी हुई हैं कि क्या टेक्निक उनके पास थी उस टाइम की। कहते हैं ना कि जब तो कोई सुविधा भी नहीं थी, टेक्निक भी नहीं थी, तो कैसे बना लिया। और मेरा मानना है कि उस टाइम की टेक्निक ऐसी कैसी थी कि जो इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से उन्होंने बना दिए इमारतें, तो कुछ ना कुछ तो टेक्निक उसकी थी जो आज के, जो हम लोगों के मॉडर्न टाइम में हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है, उनके पास ज़रूर वो टेक्निक थी, वो माइंड था, वो इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से ये जो इमारतें खड़ी कर दी हैं। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि जब कोई सुविधा नहीं तो कैसे बना लिया था। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज, ताज को देखकर हमें ये कि हाँ कितना सुंदर है, कितनी सुंदर जो बिल्डिंग ताज है। अब इसका हम असर्टिव सेंटेंस बनाएं, तो असर्टिव सेंटेंस में तो हमें कोई मन की फीलिंग नहीं होती, सीधे सीधे हमें इसके बारे में कहना है, जो हमें दिख रहा है उसके सामने कहना है। तो द ताज इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सीधा सीधा हमने कहा ताज बहुत सुंदर बिल्डिंग है, सीधी सी लाइन कह दी। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग कहने से मन की जो फीलिंग्स बाहर आती, इसी तरह के सेंटेंस आपको सारे मिलने हैं। और इसी सेंटेंस से आप समझ सकते हैं आसानी से कि किस तरह से आपको चेंज करना होगा। सब सेंटेंस आपको ऐसे ही मिलने हैं, कुछ अलग वहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे हाउ फेयरफुल द स्नेक इज़, तो द स्नेक इज़ वेरी फेयरफुल। व्हाट अ गर्ल सीजे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। कोई सुंदर लड़की जा रही है तो तारीफ में कोई ये तो कहता है कि हाँ भाई कितनी सुंदर लड़की है, चौक आदमी फीलिंग है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे तो कहेंगे। और सिंपल सी किसी लेडी को समझ में नहीं आ रही कि भाई सुंदर तो है, कहना नहीं है भाई, उसकी सुंदरता की तारीफ कर, एक औरत की तारीफ करना मुश्किल होता है, तो दूसरी औरत कह सकती है हाँ भाई सुंदर है, लड़की सुंदर है, बस सिंपल सी लैंग्वेज में कह देगी। तो वो क्या कहेगी, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो सिंपल से लैंग्वेज में कह देगी कि हाँ सुंदर है। बाकी जो सुंदरता की वाकई में तारीफ़ करते हैं वो चौंक कर कहेंगे, खुश होकर कहेंगे, तो वो एक्सक्लेमेशन होता है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी हार्ड नहीं होते हैं। 9 नंबर का जो टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, यहाँ पर आपको सारी क्लॉजेज मिल जाएंगी। क्लॉजेज साइज के अंदर आ जाएंगे, मतलब सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सारे ही बहुत आसान हैं क्लॉजेज। बस थोड़ा समझने समझाने का फेर होता है, लेकिन अगर एक बात समझ में आए तो सारी ज़िंदगी समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ही जो आते हैं नाउन, जो नाउन क्लास होती है आपकी, एडवर्ब क्लास होती है और एडजेक्टिव क्लास होती है। एडजेक्टिव क्लास होती है, वो तीनों इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कीजिए या नाउन क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में। बहुत सिंपल सा टॉपिक। फिर दूसरा आपका क्या आता है, अब इसी टॉपिक को क्या है आपको जो है बढ़ा कर दे दिया जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इफ़ के बाद में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी असर्टिव में भी सेंटेंस जो है बनते हैं ज़्यादातर। जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, सिंपल का कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। तो कंपाउंड तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसके को तो गिने चुने वर्ड होते हैं, गिने चुने वर्ड होते हैं, जैसे एंड हो गया या और वर्ड्स हो गए, तो आप उनसे पहचान लोगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। बहुत आसान, बेचारा आसानी से समझ जाएंगे। सिंपल सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के, एक सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया, फिर फुल स्टॉप, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। क्लॉजेस का थोड़ा सा फेर होता है समझने का कि आप इसको किस तरह से समझते हैं। बाकी आसान ये भी होते हैं अगर एक बार समझ में आ गया आपके तो। फिर आपका क्या होता है, क्लॉजेस पर ही बेस होता है, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज हो गई,
10 टॉपिक अगर हम देखते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉजेस का बन जाता है, दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लास का बन जाता है। मीन्स क्या है, क्लॉजेज ही पूछी जा रही हैं। तो क्लॉजेज का एक लंबा चौड़ा चैप्टर होता है आपका, जहाँ से क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। बहुत आसानी आप इनको समझ लेंगे, कर लेंगे, बस तरीका आपको सीखना है। अब आपका ये है डिसाइड करना होता है कि आपका टॉपिक कौन सा वीक यहाँ पर है, कौन सा टॉपिक आपको कम्प्लीटली आता है। ग्रामर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आसानी से नंबर आप ले लेंगे। बहुत आसान होता है कि एक बार समझ में आ गया तो फिर सेंटेंस आपको कुछ भी दे, आपको आंसर ढूंढना है उसमें से। तो एक ग्रामर पोर्शन आता है, ग्रामर ऐसी होती चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, कि अगर ग्रामर पर आपकी पकड़ है तो आप जो है नंबर ग्रामर में पूरे से पूरे आसानी से ला सकते हैं। अब इन टॉपिक्स को आप देखेंगे, आपको कौन सा टॉपिक आपका वीक लगता है उसे सही से समझेंगे। सही से समझने का मतलब ये नहीं कि आप इसके रूल रटने बैठ जाए, आप समझिएगा बस। बाकी आगे वीडियो में देखते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है इससे रिलेटेड, कुछ टॉपिक पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।